हेलो दोस्तों, आपका सिंह एकेडमी कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ऊर्जा के स्रोत क्लास 10th क्वेश्चन। ये जो यूनिट है वो 14 नंबर का यूनिट है। इसको हम पूरा पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो को समझ लेते हैं तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि ऊर्जा का स्रोत क्या होता है और ऊर्जा के क्या काम होते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा का कितना इसमें जो दिया हुआ है, क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है, इसको अगर आप देख लेते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आप समझ पाओगे इस टॉपिक को कुल मिला के। तो चलिए हम समझते हैं ऊर्जा क्या होती है। तो ऊर्जा तो हम कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को एक से दूसरे रूप में हम रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे ऊर्जा के विभिन्न रूप में हैं और तथा इसको एक दूसरे के रूप में हम परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा के पर्याप्त मात्रा को प्रदान करता है। ऊर्जा की क्या आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता हमको देखो, पहला क्या है? खाना बनाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यातायात के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, उद्योगों एवं कृषि कार्य में ऊर्जा का उत्तम स्रोत का लक्षण क्या है? तो प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, उच्च कैलोरीफिक मान, सस्ता एवं सरलता से सुलभ हो, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, प्रयोग करने में आसान, सुरक्षित हो, पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। वहीं ईंधन हम किस प्रकार कहेंगे? वह ईंधन जो जलाने में ऊष्मा का प्रकाश देता है वह ईंधन कहलाता है। और अच्छे ईंधन के क्या गुण होते हैं? जो उच्च कैलोरीफिक माप होता है। दूसरा क्या है? अधिक धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न न करे। तीसरा हो गया मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए। चौथा क्या है? सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो। पांचवा क्या है? आसानी से जले। और छठवां क्या है? भंडारण एवं परिवहन में आसान हो। अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऊर्जा का स्रोत जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो दो तरीके का स्रोत दिया हुआ है, पारंपरिक स्रोत और वैकल्पिक स्रोत दिया हुआ है। पारंपरिक स्रोत को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है? जीवाश्म ईंधन हो गया, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। दूसरा अगर आप देखोगे तो एक हो गया हमारा तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा जिसको हम बायोमास कहते हैं, और एक हो गया पवन ऊर्जा होगा। वहीं वैकल्पिक स्रोत को अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा हो गया। सौर ऊर्जा को आप क्या कहोगे? जैसे सौर ऊर्जा में जैसे हमारा सोलर कुकर हो गया, सोलर पैनल हो गया, इस तरीके से होगा। दूसरा क्या हो गया? समुद्र से ऊर्जा, जैसे ज्वारीय, तरंग और महासागरीय, भूतापीय और नाभिकीय, इस तरीके का गैर पारंपरिक स्रोत है। उदाहरण के लिए अगर आप समझो तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के जो स्रोत है जो जन साधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं वो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, बायोमास। जीवाश्म ईंधन क्या है? अगर आप देखोगे तो जीवाश्म ईंधन के प्राप्त ईंधन क्या हो गया? जैसे उदाहरण के लिए कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे लाखों वर्ष से उत्पादित सीमित भंडारण अनवीकरणीय स्रोत है। भारत में 6% कोयला का भंडारण है जो वर्तमान के दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्ष से ज़्यादा ये नहीं चलेंगे, मतलब 250 वर्ष में वो कोयला समाप्त हो जाएगा। वहीं अगर आप देखो तो जीवाश्म ईंधन को जलाने पर उत्पन्न होने वाली क्या प्रदूषण होती है उसको अगर आप देखोगे तो इसमें डिस्कस करो तो समझो आप कि जीवाश्म ईंधन को जलाने में मुक्त कार्बन जैसे नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित करता है और अम्ल वर्षा के कारण बनता है। अम्ल वर्षा को हम एसिड रेन बोलते हैं, जो कि मृदा में संसाधनों को प्रभावित करती है। और दूसरा क्या हो गया? उत्पन्न करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस को उत्पन्न करती है, जिससे धरती की अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है। वहीं अगर जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न कम करने वाले क्या उपाय हैं, अगर उसको आप देखो तो इसमें आपको 3 तरीके से आपको समझ में आएगा। 2 तरीके को अगर हम डिस्कस करते हैं, जैसे इसमें क्या है कि दहन के प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि हो जाती है। दूसरा क्या है? विभिन्न तकनीकों का प्रयोग कर
दहन को फलस्वरूप उत्पन्न करने वाली गैसें को पलायन का कम करना है। ये हो गया। आगे अगर आप देखोगे तो तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है, इसको अगर आप समझो तो तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है, जो जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा को घरों में ताप को विद्युत में उत्पन्न करती है। वहीं तापीय विद्युत संयंत्र को कोयले तथा तेल के क्षेत्रों को निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे वो परिवहन में होने वाले खर्चे को हम कम कर सकें। वहीं कोयले तथा पेट्रोलियम की उपेक्षा को विद्युत संयंत्र में अधिक दक्ष होता है। जल विद्युत संयंत्र को हम समझते हैं, तो जल विद्युत संयंत्र क्या होता है, तो जल विद्युत संयंत्र को गिरते हुए जल को स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, वो जल विद्युत संयंत्र हो जाते हैं। जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंधित है, क्योंकि जल के पर्याप्तों को संख्या में बहुत कम होती है। भारत में ऊर्जा की मांग 25% की वृद्धि से पूर्ति जल को विद्युत संयंत्रों से की जाती है। इसका लाभ क्या है और हानि क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लाभ अगर देखोगे तो पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाता। दूसरा क्या है, जो जल विद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बांधों को निर्माण से बांध को रोकना, बाढ़ को रोकना और सिंचाई को सुलभ कराता है। इसमें अब हानि को देखेंगे। बांधों के निर्माण में कृषि योग्य भूमि और मानव आवास को डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या है, पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति तथा जल में डूबने के अवायवीय परिस्थितियों को सड़ने और मीथेन गैस में उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं और गैस होते हैं। चौथा क्या है, विस्थापित लोगों को संतोषजनक पुनर्वास की समस्या होती है। जैसे मानकर चलो कहीं हमको डैम बनाना है और वहाँ पे घर और हैं, उसको खाली कराएंगे और वहाँ पे रहने वाले जो जीविका प्रभावित होती है उसमें पुनर्वास की समस्या होगी। जैसे कुछ भी हमको स्टार्ट करना है और वहाँ पे जो भी है तो वहाँ पर तो हमको लैंड वगैरह की ज़रूरत होगी, मतलब ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस जगह को हमको खाली कराना, फिर दूसरे जगह पे शिफ्ट करना, यह संतोषजनक पुनर्वास की समस्या को उत्पन्न करती है। वहीं अगर इस डायग्राम में को आप समझे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, जो पावर लाइन दिया है। पावर लाइन क्या है, जो हमारा लाइन का सप्लाई हो गया। जनरेटर हम जनरेटर को बोलेंगे, जो टरबाइन वगैरह के साथ में है। उसके बाद यहाँ पर बांध बना दिए हैं हम, और जल का कपाट है और नदी के पास में हम इसको बनाते हैं, तो हमारा ये जल विद्युत संयंत्र तैयार होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार क्या क्या होते हैं। जैसे जैव मात्रा है, जैव मात्रा को हम बायोमास कहते हैं। जैसे कृषि जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधनों के रूप में उपयोग करने में किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। लकड़ी को हम क्या बोलते हैं, लकड़ी जैव मात्रा में एक रूप है जो जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। हानियाँ क्या होती है, जलने पर बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। दूसरा क्या करता है, जलने में अधिक ऊष्मा को उत्पन्न ना कर देना, मतलब अधिक ऊष्मा का ना देना। धुआं भी अधिक देती है और ऊष्मा भी अधिक नहीं देती है। अतः उपकरणों की तकनीकी के सुधार करने के लिए परंपरागत स्रोतों को दक्षता की बढ़ाई जा सकती है। जैसे लकड़ी के चारकोल बनाना। चारकोल हम किसे कहते हैं, तो चारकोल लकड़ी के वायु को सीमित आपूर्ति को जलाने में जो उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेषों के रूप में चारकोल प्राप्त होता है, उसे हम चारकोल कहते हैं। जैसे मान कर चलो कुछ भी हम जला रहे हैं और जलाने के बाद जो बचता है, जैसे हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं और लकड़ी जलाने पर अगर कोयले जैसा बचता है उसको हम चारकोल कहते हैं। बिना ये इसके कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं। जो बिना ज्वाला के जलता है, अपेक्षाकृत ये धुआं कम निकलता है, ऊष्मा उत्पन्न करने में की क्षमता की अधिक होती है। गोबर की उपले जीव मात्रा में एक है, परंतु इसके ईंधन के प्रयोग करने में कई हानियां हैं। जैसे बहुत अधिक धुआं उत्पन्न होता है,
दूसरा क्या होता है, पूरी तरह से दहन होने के कारण ना जलने के कारण ये राख बनता है, परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर एक सस्ता एवं उत्तम ईंधन बन सकता है। बायोगैस हम किसे कहते हैं, तो बायोगैस गोबर फसलों कटने के पश्चात जो बचे हुए अपशिष्ट सब्जियां अपशिष्ट तथा वहित मल ऑक्सीजन में अनुपस्थित अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण करते हैं। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसें उत्पन्न होती है। जैसे जैव गैसें संचित के ऊपर बनी टंकी को संचित किया जाता है, जिसे हम पाइपों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है और उसको निकाला जाता है, वो हमको बायोगैस के रूप में मिलती है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि हम नीचे से इसमें गोबर डाल देते हैं। गोबर डालने के बाद एक टंकी बनाते हैं, चाहे लोहे की हो, अब तो प्लास्टिक की टंकियाँ भी बन रही है, और एक हमको उसमें गोबर डाल देते हैं और उसमें जितना भी और जो फल सब्जियां होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको डालकर हमको टंकी में रख देते हैं। टंकी में रखने के कारण क्या होती है, उसमें गैस बनने लगती है। गैस बनने के कारण उसमें दाब होता है और धीरे धीरे प्लास्टिक जो ऊपर का जो हम पैक बनाते हैं, जो पैकिंग रहता है, वो धीरे धीरे खुलने लगता है। खुलने के कारण क्या होता है, उसमें से गैस निकलने लगती है। तो उसमें एक हम नोजल लगा देते हैं, और नोजल लगाते हैं तो उससे हमको गैस मिल जाती है, जो मीथेन गैस के रूप में मिलती है हमको। ठीक है, अब बायोगैस का क्या लाभ है और क्या हानि है उसको भी हम देखेंगे। आगे हम लाभ देखते हैं। तो जैव गैस एक उत्तम ऊर्जा ईंधन है, क्योंकि इसमें 25-75% तक गैस मीथेन गैस मिलती है। धुआं उत्पन्न किए बिना जलता है। जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी के भांति राख जैसे अपशिष्ट शेष नहीं बचता है। तापन का क्षमता उत्पन्न और उच्च होता है। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोतों के रूप में किया जाता है। छुआ क्या है, संयंत्र में शेष बची हुई यसरौली तथा नाइट्रोजन फास्फोरस में प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो उत्तम खाद के रूप में काम आती है। सातवां क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को निपटारे का सुरक्षित उपाय है। पवन ऊर्जा क्या होता है, उसको अगर आप देखोगे, सौर के विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान गर्म होने वाले कारण वायु को गति को उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। वहीं हम पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है, जैसे जल के कुआं को खींचने में, अनाज के चक्कियों को चलाने में। तीसरा क्या है, टरबाइन को घुमाने में, जिसमें जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सके। और पांचवा क्या है, परंतु एकल चक्की में बहुत से कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ हम स्थापित किया जा सकता है, और यह साथ पर पवन ऊर्जा को फार्म कहलाता है। आगे हम देखते हैं, पवन चक्की को चलाने के लिए कम से कम 15 से 20 घंटा प्रति घंटा ये हवा का चाल होना चाहिए। पवन ऊर्जा की क्या होती है, लाभ क्या होती है, तो ये पर्यावरण हितैषी है। हवा चलेगा तो हमारी पंखा चलेगी, इसलिए हमारा बिजली उत्पन्न होगा। दूसरा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का ये उत्तम स्रोत है। दूसरा क्या है, दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा हमारा क्या होगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्च या लागत नहीं होता है। पवन ऊर्जा की क्या सीमाएं होती है, तो पवन ऊर्जा के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इसको हम पहाड़ के ऊपर ही लगाएंगे। इसकी लगभग 15 से 20 घंटा प्रति घंटा इसकी आपूर्ति होनी चाहिए। अत्यधिक पारंपरिक लागत होना चाहिए। पवन चक्की का ब्लेड्स प्रबंधन लागत अधिक होता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। भारत में पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा का फार्म स्थापित किया गया, जो
380 मेगावाट का विद्युत उत्पन्न करता है। अगर हम देखें कि गैर पारंपरिक स्रोत क्या है ऊर्जा के, तो उसको हम देखते हैं। प्रौद्योगिकी के उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है, अतः हमें ऊर्जा का ये वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता है। इसका कारण क्या है? जीवाश्म ईंधनों की मात्रा में उपलब्ध है। यदि वर्तमान में हम उनका उपयोग करते हैं तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, इसको अगर हम लगातार यूज कर रहे हैं, कोयला को लगातार यूज कर रहे हैं, तो ये तो हमको करोड़ों वर्ष में मिल रहा है ना, जल्दी जल्दी तो मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर हम सूर्य का रोशनी हम चाहें तो सूर्य की रोशनी को हम समाप्त नहीं कर सकते, वो हमको प्रतिदिन मिल रहा है। वहीं ठंडी के दिनों में कम मिलती है तो हमको सोलर सेल कम चार्ज होता है। इसको अगर आप समझ सकते हो इस भाषा से। दूसरा क्या है, जीवाश्म ईंधनों की निर्भरता को कम करने के लिए एक लंबे समय तक चल सके, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कार या इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूटर की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, सोलर गैस के जगह पे हम सोलर कुकरों को ध्यान दे रहे हैं, इस तरीके से हम दे रहे हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रदूषण को कम करने में हेतु इसमें हम बहुत सारे काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सौर ऊर्जा क्या है, तो सौर ऊर्जा को अगर आप समझो तो सौर ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत है। सौर ऊर्जा से हमें प्राप्त ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर का स्थिरांक कितना है? 1.4 केजे SMS स्क्वायर, मतलब 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर है। पृथ्वी के सतह पर प्रति वर्ग का क्षेत्रफल 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा को स्थिरांक कहते हैं। इसका मान क्या है? 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर है। सौर ऊर्जा की युक्तियाँ क्या होती है? सौर ऊर्जा की युक्तियाँ क्या होती है, इसको आप अगर आप समझो तो सौर ऊर्जा की युक्तियाँ क्या क्या है, मतलब इसके जो प्रोडक्ट क्या क्या है इसको समझो। तो सोलर कुकर हो गया, सौर जल तापक हो गया, मतलब पानी वानी गर्म करने के लिए सोलर कुकर, मतलब जिसमें खाना वाना बना सके हम। सौर सेल क्या होता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जैसे हम बैटरी वगैरह लगा दे, घर में बिजली दे रहे हैं, तो इस तरीके से होगा। सौर तापक की युक्तियाँ क्या है? तापक में युक्तियों में अगर हम इसको पढ़ें तो इसका जो कैसा मतलब कैसा दिखता है उसको अगर हम पढ़ें तो इसका काला पृष्ठ अधिकतम ऊष्मा अवशोषित करता है। इन युक्तियों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणें फोकसिंग करने के लिए दर्पणों का कांच की शीट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पौधाघर प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं और उच्च ताप पर यह उत्पन्न हो जाता है। ये किस तरीके से बनाया जाता है, इसको अगर आप देखें तो कांच का प्लेट लगा रहता है, ये दर्पण लगा रहता है। दर्पण कौन सा लगाते हैं? तो अवतल दर्पण लगाते हैं। उष्मीय रोधक परत लगाया दिया जाता है उस पर, और काला किया हुआ पृष्ठ लगाया जाता है। आपको अगर देखना हो तो आपके घर में भी होगा या आसपास में, बिहार चाहे हर राज्य में कहीं कहीं हम लोग सरकार के तरफ से ऐसा दिया गया है ना कि जहाँ बिजली की समस्या होती थी वहाँ पर हम लोग सोलर प्लेट लगा देते थे। वहाँ पर लाइट की सुविधा को, लाइट की असुविधा को हम दूर कर सके। इस तरीके से हमने बहुत सारे कदम 10 वर्षों में उठाया है अपने देश में। तो अगर हम देखें तो इसका लाभ क्या है, तो कोयला पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन का बचत हो जाता है, प्रदूषण नहीं फैलता है, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, एक से अधिक का खाना एक साथ बनाया जा सकता है, ठीक है। हानियाँ क्या होती है भैया? रात के समय में सोलर कुकर का उपयोग हम नहीं कर सकते, बारिश के समय में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सूर्य के प्रकाश को निरंतर समायोजन करना आवश्यक है ताकि यह दर्पण पर सीधा प्रभाव पड़ सके। तलने और बेकिंग हेतु इसका उपयोग नहीं कर सकते। सोलर सेल क्या होता है इसको आप समझें। सोलर सेल सूर्य के सीधे विद्युत को में रूपांतरित कर देता है। यह प्रारूपिक सेल 0.5 से देता है, जो लगभग कितना हमको वाट देता है, तो 0.7
विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है, वाट उत्पन्न कर सकता है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेल की संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। मतलब छोटे छोटे हम लोग डाल रहे हैं, सेल डाल रहे हैं और उसको एक साथ जोड़ दिए तो क्या हो जाता है, वो सोलर पैनल बन जाता है। ठीक है, अब सोलर सेल का क्या है लाभ और हानि, इसको देख लेते हैं। तो सोलर सेल गतिमान पुर्जा नहीं होता है, इसमें इसका लाभ हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। ये प्रचलन में रख रखाव की लागत अत्यंत कम है। तीसरा क्या है, बिना किसी फोक्सन युक्ति को काफ़ी संयोजित कार्य करता है। चौथा क्या है, सुदूर स्थानों पर भी उसको स्थापित कर पाना होता है। और पांचवा क्या है, ये पर्यावरण हितैषी होता है। हानियाँ क्या है, उत्पादन की प्रक्रिया इसकी महंगी होगी, विशिष्ट श्रेणी में सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है, सौर सेलों के परस्पर संयोजन करने हेतु प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा है। ठीक है, सौर सेल का उपयोग कहाँ कहाँ हम करेंगे, इसको हम पढ़ते हैं। मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेलों का उपयोग करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, रेडियो तथा बेतार संचार यंत्रों को सुदूर क्षेत्रों में टीवी रिले केंद्रों को सौर पैनलों का उपयोग होता है। तीसरा क्या है, ट्रैफिक सिग्नलों परिकलन तंत्र मतलब कैलकुलेटर तथा बहुत सारे खिलौनों का उपयोग करने में हम इसको कर सकते हैं। समुद्री में ऊर्जा, समुद्र में कौन कौन सा ऊर्जा होता है इसको हम पढ़ते हैं। तो समुद्र में है तो ज्वारीय ऊर्जा हो गया, तरंग ऊर्जा हो गया और महासागरीय तापीय ऊर्जा हो गया। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है इसको समझते हैं। ज्वार भाटे में जल के स्तर को बढ़ने घटने को हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन महासागर में किसी भी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। वहीं हम तरंग ऊर्जा करें तो तरंग ऊर्जा क्या होता है इसको देखो। तो तरंग ऊर्जा क्या होगा उसको अगर आप समझोगे तो तरंग की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत को उत्पन्न की जाती है। तरंग ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर उत्पन्न किया जाता है। वहीं अगर आप देखो तो ताप में अंतर को महासागरीय में क्या होता है, ताप में अंतर को उपयोग करके तथा गहराई को जल के ताप का अंदर सागरीय और तापीय ऊर्जा को रूपांतरित करके विद्युत संयंत्र में ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वहीं पृष्ठ के तल में उपयोग अमोनिया को उबालने के लिए किया जाता है। द्रवों को वाष्प जनित और टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। हानियाँ क्या होती है भैया इसको आप देखो। तो ज्वारीय ऊर्जा की हानियाँ क्या होती है, तो बांध के लिए किए जाने वाले स्थान सीमित होती है। वहीं तरंग ऊर्जा की हानि क्या होती है, तो तरंग ऊर्जा की हानि व्यवहारिक उपयोग संभव नहीं है जहाँ तरंगे अत्यंत प्रबल हो। वहीं महासागरीय ऊर्जा को क्या होती है, तो महासागरीय तापीय ऊर्जा को दक्षतापूर्ण व्यापारिक दोहन का अत्यंत कठिन होता है। वहीं भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, तो भूतापीय ऊर्जा का अर्थ है धरती तथा तापीय का अर्थ है उष्मा। भू का अर्थ है धरती और तापीय का ऊर्जा है उष्मा है। पृथ्वी के तप्त के स्थानों पे भूगर्भ के उपस्थित उष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब भूगत जल तप्त स्थलों में संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। जब यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने पर यह भाप लाइनों से निकलती है जो टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन घूमती है तो विद्युत उत्पन्न होती है। लाभ क्या है इसका, तो इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत बहुत अधिक नहीं होती और ये पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। हानियाँ क्या है, तो भूतापीय ऊर्जा सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है। तप्त स्थलों की गहराई पाइप पहुंचाना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत संयंत्र शक्ति कार्य कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारा भूतापीय ऊर्जा। अब हम पढ़ते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा के अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा दो प्रकारों की अभिक्रियाओं में
प्राप्त होती है। जैसे पहला क्या है नाभिकीय विखंडन, दूसरा क्या है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है टूटना। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिससे भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम तथा थोरियम के नाभिकियों को निम्न ऊर्जा जैसे न्यूट्रॉन्स से बमबारी कराकर हल्के नाभिकियों को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे यूरेनियम 235 का प्रयोग करके छड़ों के रूप में नाभिकीय संयंत्रों को ईंधन के तरह होता है। इसका कार्यशैली क्या होता है? तो कार्यशैली नाभिकीय संयंत्रों को नाभिकीय ईंधनों को स्वपोषी विखंडन श्रृंखला को अभिक्रिया का एक भाग होते हैं, जिसमें नियंत्रण दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा को उपयोग करके भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वहीं नाभिकीय विद्युत संयंत्र क्या कहाँ है इसको देखोगे तो तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, कलपक्कम कहाँ है तो तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, और काकरपार कहाँ है तो गुजरात में है, और केंगा कहाँ है तो कर्नाटक में है। नाभिकीय संलयन क्या होता है तो उसको एक बार आप देख लो। तो नाभिकीय संलयन नाभिकियों द्वारा समानांतर हाइड्रोजन से जोड़कर एक भारी नाभिक हीलियम बनाना है, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिससे नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय संलयन हेतु अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा को स्रोतों को नाभिकीय संलयन कहलाता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। इसका लाभ क्या है होता है? नाभिकीय ईंधन में अल्प मात्रा में विखंडन से ऊर्जा अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें उत्पन्न नहीं हो पाती है। हानियाँ क्या है? नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों में प्रतिष्ठान की अत्यधिक लागत होती है। दूसरा क्या है? नाभिकीय विकिरण के रिसाव का डर बना रहता है। तीसरा क्या है? नाभिकीय अपशिष्टों के समुचित भंडारण तथा निपटारा न होने की अवस्था में पर्यावरण को संदूषित का खतरा बना रहता है। वहीं चौथा क्या है? यूरेनियम की सीमित उपलब्धता होती है। पर्यावरण विषयक का सरोकार किसी प्रकार की ऊर्जा का अधिक प्रयोग करने से वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः ऐसे में हम ऊर्जा का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऊर्जा को प्राप्त करने में सरलता हो तो दूसरा ये सस्ता भी होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? पर्यावरण को मुक्त होना, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो। ऊर्जा स्रोत हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो भी हम प्रौद्योगिकी की दक्षता हो, वो दूसरे शब्दों में हम कहें तो ऊर्जा का कोई भी स्रोत पूर्णतः प्रदूषित मुक्त नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि कोई भी स्रोत दूसरे स्रोतों से अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। उदाहरण के लिए अगर आप देखो तो सौर सेल वास्तविक में प्रदूषण मुक्त है, परंतु यह हो सकता है कि युक्ति में संयोजन को पर्यावरणीय क्षति हुई हो। यदि कोई स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है, इस पे हम इसको आप समझ सकते हो। जिससे ऊर्जा का स्रोत दो तरीकों में हमने इसमें देखा, एक तो है नवीकरणीय, एक है अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा के स्रोतों में जिसका पुनर्जनन हो सकता है, ये लंबे समय तक समाप्त नहीं होते, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। और दूसरा क्या है? जो अनवीकरणीय ऊर्जा है, जो वे स्रोत जो किसी प्रकार समाप्त नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखो तो जैसे हम